हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ और भारत के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन और भारत का कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में हम क्या कर रहे थे, तीन ऑर्गेनाइजेशन की लगातार बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला था वर्ल्ड बैंक, जिसको उस समय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आज की डेट में हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वो। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसी सम्मेलन की जो गिफ्ट है जो आज तक कंटिन्यू हुए हैं। साथ ही साथ एक ऐसा संगठन बताने की बात हुई थी जो व्यापार को कंट्रोल करे। इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करी गई थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। लेकिन बिकॉज यूएस का जो पार्लियामेंट है, उसका पर्टिकुलरली जो अपर हाउस है सेनेट, उसमें ये क्या हुआ, पास नहीं हुआ। इसी वजह से वास्तविकता में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्थापित हो ही नहीं पाया। ठीक है। इसी के बाद हमने देखा था कुछ राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, जो कंट्रीज चाहते थे कि व्यापार से क्या हो, ज्यादा उदारीकरण हो, दो देशों के बीच में क्या हो, व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। व्यापार को छूट मिले, उदारीकरण मिले। और जब व्यापार दो देशों के बीच में बढ़ता है, हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि कभी भी जब दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ता है तो कभी भी उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति नहीं होती है। या आप ऐसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। मान लो ए को बी के साथ बिजनेस मिल रहा है, बी को ए के साथ बिजनेस मिल रहा है। ठीक है। तो क्या आप देखोगे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है? बहुत ही कम ऐसा होता है। जब इकोनॉमिक यानी कि फायदा होता है, पैसे से रिलेटेड, दोनों देशों या दोनों पर्सन के बीच में युद्ध होता है। अब ऐसे में दोनों जन क्या करते हैं, दोनों के इंटरेस्ट में है कि ये आपस में अच्छे रिलेशन बनाए रखें, दोनों के बीच लड़ाई ना हो। ऐसा ही बड़े स्केल में देशों के बीच में भी होता है। जब दो देशों के बीच में अच्छे ट्रेड रिलेशन रहते हैं, व्यापार के संबंध, तो कभी भी युद्ध वाली स्थिति नहीं आती है। क्योंकि जो देश है, मान लो ये कंट्री इंडिया है यहां का, और दूसरी कंट्री है मान लो पाकिस्तान, यदि दोनों के बीच के व्यापार के संबंध अच्छे हो जाएं और पाकिस्तान की आर्मी जो है क्या करे, इंडिया पर, भारत पर अटैक करे, तो जितने भी पाकिस्तान की जनता रहेगी, आवाम रहेगी, वो आर्मी के अगेंस्ट रिबेल कर देगी कि आपके युद्ध की वजह से हमारी रोजी रोटी, हमारा पेट का सवाल आ रहा है। ऐसी स्थिति इसीलिए हो पा रही है क्योंकि आज की डेट में भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार नहीं है, इसीलिए आर्मी उसका फायदा उठा पा रही है पाकिस्तान की। ठीक है। तो इसी के तहत हमने देखा था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के 8 राउंड हुए थे, और उसमें जो आखिरी राउंड था वो था यूरैग्यू राउंड, जिसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी और इसका गठन हुआ था। इसके बाद हम देखे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लगातार कुछ काम कर रहा है, और अब हम उसी के बचे कुचे टॉपिक्स को आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया भर में क्या कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल सी बात करते हैं, क्या बहुत सारे ग्रुप्स को, कंट्रीज को ये एक साथ एक मंच पर ला के दे रहा है। इस मंच के तहत क्या हो रहा है, सारी कंट्रीज मिल रहे हैं, उनके जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इन मुद्दे को डिस्कस करने से क्या होगा, जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड नीति है, परेशानियां हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा एक मंच पर। वो मंच कौन सा है, डब्ल्यूटीओ। ऐसे ही इससे रिलेटेड जितनी भी नीति बनाने की बात की जाएगी वो यहीं पर की जाएगी, और साथ ही साथ जो भी परेशानियां आ रहे हो, जैसे कि मान लो पाकिस्तान भारत को, हमने बताया था आपको कि एमएफएन का स्टेटस नहीं दे रहा था, तो ये मुद्दा जो है भारत ने कई बार उठाया था डब्ल्यूटीओ में। तो इनके जरिए क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिकल, राजनीतिक और लीगल मुद्दे हैं वो उठाया जा सकता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके जरिए क्या किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं जो व्यापार को कम करती हैं, कौन सी बाधाएं होती हैं, याद कीजिए हमने पढ़ा है, सबसे पहली ट्रेड बैरियर्स और दूसरी होती है नॉन ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स यानी कि शुल्क बाधाएं और नॉन ट्रेड बैरियर्स यानी कि गैर शुल्क बाधाएं। तो मैंने आपको ट्रेड बैरियर्स में बताया था कि मान लीजिए एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है, ए कंट्री सामान बी को भेज रही है, तो बी ने क्या कर दिया, 100% ड्यूटी लगा दी, यानी कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो इस कंट्री में क्या मिलेगा, 200 रुपए का, तो ये महंगा हो गया। इस वजह से ट्रेड या व्यापार दोनों देशों के बीच में नहीं हो पाता है। जो गैर शुल्क होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए कोई खाद्य प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर या कोई फूड प्रोडक्ट है, उसमें क्या कर दिया गया, 0% इंसेक्टिसाइड के रेसिड्यू, एक भी 0% कीटनाशक के बचे कुचे शेष होने चाहिए। यदि ऐसा कर दिया गया तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और आप टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को यूज कर आप व्यापार को रोकना चाह रहे हो। इसके लिए क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए। वो रूल्स किसने बनाया, WTO ने। तो हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, याद कीजिए, हमने पढ़ा है SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ा है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये भी पढ़ा था। तो ये जितने भी पुराने एग्रीमेंट हैं सब उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो और अपने आंसर को बेटर एनरिच कर सकते हो। दूसरे नंबर पर कोई भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक नीति जो बनाई जाएंगी उसमें क्या करेगा, WTO का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसमें क्या करते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और WTO हो गया, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे की मदद लेते हैं और जो वैश्विक स्तर पर इंपॉर्टेंट नीति बनाने हैं उसमें हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी बात नहीं है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने आपको बताया था, 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस का मेजर एम क्या था कि दोबारा से युद्ध ना हो सके और युद्ध की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो कभी भी रिपीट ना हो। और इसी वजह से क्या हुआ था, UN का भी गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र, जिसका एक महत्वपूर्ण एम था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, वैश्विक शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना। ठीक है, यही एम कंटिन्यू करने के लिए एक बॉडी का गठन था WTO। ट्रेड के जरिए वो इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो आप देखोगे जैसे जैसे व्यापार बढ़ा है, मोस्ट ऑफ द देशों में आप देखोगे युद्ध की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपको इसमें मिलेगा वो है यूरोप में। पूरी की पूरी हिस्ट्री आप देखोगे तो उसमें हमेशा से आप देखोगे फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध और दुश्मनी चलते रही है, फ्रांस और यूके के बीच में चलते रही है। अब हुआ क्या है, जब से यूरोपीय संघ बना है तब से ये जो इंटरनल राइवलरी है ये पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक और उदाहरण दूंगा, वो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, इनमें एक एसोसिएशन बना है एशियान कंट्रीज। आगे हम ग्लोबल ये सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में करेंगे जिसमें हम एशियान कंट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पहले हमेशा जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में प्रॉब्लम रहती थी। जब ये संगठन बना तब से इनके बीच में जो व्यापार है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आज इनके बीच में शांति सुरक्षा मेंटेन्ड है। क्यों हुआ, क्योंकि व्यापार इसमें इस ग्रुप के बनने से व्यापार बढ़ गया आपस में और युद्ध की समस्याएं खत्म हो गई। ऐसा ही कुछ एम है WTO का, जो एम करता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। कैसे मेंटेन करें, सिंपल तरीके से, ज्यादा व्यापार करके, और इस लक्ष्य में WTO बहुत हद तक कामयाब रहा है। इसके अलावा अब देखो, जब भी कोई व्यापार के रूल बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था एक टर्म कंसेंसस से, यानी कि सारे के सारे कितने मेंबर हैं, 164 मेंबर्स हैं, सभी मेंबर की सहमति से ही ट्रेड रूल्स बनते हैं
और जब ऐसा होता है तो आप एक बात समझो, क्या जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, डेवलपिंग देश, दोनों के जो वोट की वैल्यू है वो बराबर है? बिल्कुल बराबर है। जब दोनों एक ही मंच पर एक बराबर एक स्थिति पर रहते हैं तो यहां पर विकासशील देशों की बातों को भी ध्यान दिया जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे आप देख लो यूएन में क्या है, सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 मेंबरों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद आप देख लो आईएमएफ, आप देख लो वर्ल्ड बैंक, इन सब में क्या है, वोट का जो शेयर है, हर मेंबर को एक वोट मिलता है, लेकिन वो वोट की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि जितना प्रतिशत उनकी वैल्यू डिजिग्नेट रहती है वोट की, वो उनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से उन्हें दिया रहता है। ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। इसी वजह से सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सभी मेंबर्स का एक ही वोट है और एक ही वैल्यू है, ये विश्व का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे जो व्यापार के नेगोशिएशंस हुए हैं, उसके तहत बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं जिसने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत मदद की है। तो जैसे कि याद कीजिए, हमने बहुत सारे पढ़ा है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यानी कि दूर संचार सेवाएं से रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं। इन सारे एग्रीमेंट के माध्यम से क्या हुआ है, 2 देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने की कोशिश की गई है। ऐसा ही हमने ट्रिप्स एग्रीमेंट भी पढ़ा है, जो बौद्धिक संपत्ति यानी कि आईपी से रिलेटेड है। ये सारे एग्रीमेंट विश्व को और ज्यादा पास लाने के लिए और युद्ध से दूर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और डब्ल्यूटीओ का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आप जानिए डब्ल्यूटीओ किसका ओरिजिन है। GATT हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ, 1948 में ये बातचीत या राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन शुरू हुई थी और 8 लेवल ऑफ राउंड शुरू हुआ है, हमने बात करे हैं, और 8वें लेवल ऑफ राउंड के बाद डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। तो इन सारे के सारे मेंबर्स में क्या हुआ, जो भारत था वो गैट का एक फाउंडिंग मेंबर यानी कि शुरुआती दौर से ये एसोसिएटेड रहा है 1948 से, ठीक है। तो जब भारत बना 1947 में, तब से गैट का जब शुरुआत हुआ 1948, दोनों एक साथ एसोसिएटेड हैं और दोनों विश्व को ट्रेड के टर्म्स में, व्यापार के टर्म्स में और बढ़ाने के लिए, उदारीकरण करने के लिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे कि भारत का क्या क्या इंटरेस्ट है। तो भारत क्या है, भारत चाहेगा कि भारत का ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज दोनों ज्यादा बढ़े, ठीक है। भारत मेक इन इंडिया कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान भारत एक्सपोर्ट करना चाहेगा, निर्यात करना चाहेगा। इसीलिए भारत का इंटरेस्ट है कि व्यापार दोनों का, गुड्स का, माल का और सेवाओं का, दोनों का ज्यादा से ज्यादा उदारीकरण हो। उदारीकरण होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच, अलग अलग देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। तो यह भारत का इंटरेस्ट है। इसी वजह से आप देखोगे भारत पर्टिकुलरली, यदि आप देखोगे, सर्विसेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लिबरलाइज करने के लिए। लिबरलाइज करने में सर्विस का क्या योगदान है, भारत के पास, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि 65% जो भारत की जनसंख्या है वो 35 साल से कम है। ये 35 साल से कम, यदि भारत के पास सरप्लस पॉपुलेशन है यानी कि पर्याप्त मात्रा में लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे देश जा सकते हैं, वहां पर सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे भारत को पैसा मिलेगा, डॉलर में मिलेगा। इसी वजह से भारत चाहता है कि सेवाओं में भी उदारीकरण हो, जितने भी WTO एग्रीमेंट्स हैं उसमें। आप इसी वजह से रीसेंट टाइम्स में देखोगे तो बहुत सारे WTO लेवल पर भले ही एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन भारत द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल लेवल पर एग्रीमेंट्स कर रहा है। उदाहरण के लिए देख लो इजराइल का क्या हुआ, अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है पैलेस्टीन के साथ। तो भारत के 35,000 वर्कर इजराइल में गए हैं। क्यों गए हैं, ताकि पैलेस्टीनियन वर्कर्स को रिप्लेस करके भारत के वर्कर्स वहां पर काम कर सके। इससे भारत के युवकों को क्या मिल रहा है, युवक युवकाओं को काम मिल रहा है इजराइल में। भारत को ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। क्यों,
बेरोजगारी की समस्या खत्म हो रही है, जब ये बाहर जाएंगे इनकी आय बढ़ेगी, और जब वो वापस पैसा भेजेंगे तो भारत के जो जिस एरिया में पैसा भेजेंगे वहां का भी विकास होगा। सिंपल सी बात ऐसा है, ठीक है। तो ये जो कारण है। अब इसके अलावा आप देखोगे एक प्रॉब्लम हम ऑलरेडी बात किए हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसकी क्या लिमिट है याद कीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज को कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 10% ही सब्सिडी दे सकते हैं, और इसका भारत पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। हमने बात की थी कि 2020 और 2021 में जो भारत का पीडीएस सिस्टम है, जो खाना प्रदान करने का सिस्टम है, उसमें भारत ने डब्ल्यूटीओ को सूचित किया था कि राइस में 10% की लिमिट जो है ये भारत ने क्रॉस कर दी है। तो ये सब हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, हम बस समराइज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भारत की है कि जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ना आए तब तक भारत इसका अपोज करता रहेगा। सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सब्सिडी पर जो 10% की लिमिट है वो भारत उस लिमिट के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन चाह रहा है। इसी के लिए हमने बात किया था कि 2013 में बाली मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, एक पीस क्लॉज एग्रीमेंट साइन हुआ था, अंतरिम समझौता साइन हुआ था, जिसके तहत परमिशन मिल गई थी कि भारत जैसे विकासशील देशों को अभी 10% लिमिट पर अबाइड करना जरूरी नहीं है अपने फूड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को पूरा करने के लिए। यह है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो भारत क्या है, जितने भी बौद्धिक संपत्ति वाले जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, तो भारत में बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। जीआई के बारे में हमने पहले बात करी है, जैसे कि आप देखोगे भारत के हाफूज मैंगो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्फांसो मैंगोस, बहुत ही फेमस है। भारत की दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। उसके बाद यदि आप देखोगे आगरा के पेठे, बहुत, ये सारी चीजों में यदि भारत को एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिलती है, बासमती चावल, तो भारत का जो एक्सपोर्ट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इन सारे गुड्स में, और साथ ही साथ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट के लिए अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा ग्रोवर्स को, फार्मर्स को, और इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो भारत चाहता है जीआई टैग से जितने भी रिलेटेड प्रोटेक्शन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोटेक्ट करे और ज्यादा अच्छे से नियंत्रित करे, ताकि जो भारत के गरीब फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो भारत का एक और बड़ा जो इशू है, मुद्दा है, वो है विकसित देशों के साथ। अब देखो, आप देखोगे विकसित देश, दोहा, याद कीजिए हमने दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पढ़ा था। इस एजेंडा कब से स्टार्ट हुआ था, ये 2001 से शुरुआत हुआ था, और ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब इस मुद्दे में क्या हो रहा है, जितने भी विकासशील देश हैं ये कई नए नए मुद्दे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जैसे कि लेबर स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। अब देखो इन मुद्दों में प्रॉब्लम क्या होगी यदि ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो, यानी कि जैसे भारत है, भारत मान लो एक्सपोर्ट करेगा कुछ यूएस को, तो भारत कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि इस गुड का जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो सारे के सारे लेबर का सही तरीके से गठन, मतलब सही तरीके से यूटिलाइज किया गया है, कोई भी चाइल्ड लेबर का यूटिलाइज नहीं किया है, लेबर के जितने भी वेजेस हैं वो अंतरराष्ट्रीय दर से दिया गया है। इस तरीके से लेबर की जो यूएस में राइट्स हैं वो लागू की जाए। पर क्या जितनी वेतन यूएस में दी जाती है वो यहां पर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दूसरी बात समझिए, यदि ये सारे मुद्दे हैं तो इसकी सर्टिफिकेशन देने के लिए, वेरिफिकेशन देने के लिए, क्या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी? बिल्कुल है। तो भारत का यह कहना है ये अननेसेसरी जो व्यापार के संबंधित रिलेशंस नहीं है उसे आप इन व्यापार के नेगोशिएशंस में लाकर आप क्या कर रहे हो, आप फिर से बैरियर्स पेश कर रहे हो। ये क्या है? व्यापार के लिए बाधाएं हैं जो विकसित देश इंट्रोड्यूस कर रहा है डब्ल्यूटीओ में, जिसका भारत कुशल मंगल तरीके से अपोज कर रहा है, पूरी दृढ़ता से इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ के क्या मेजर कंसर्न्स हैं और क्यों डब्ल्यूटीओ को कई बार एक फेलियर कहा जाता है, यह भी हम समझते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने बात की है वो है सहमति, सारे मेंबर्स की, सदस्यों की सहमति, कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क। होगा क्या? अब
जो 164 मेंबर्स हैं WTO के, वो क्या है, वो अलग अलग कैटेगरी में है। कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज से भी पीछे, यानी कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज। तो सभी की जितनी भी मत रहेगी, जो निर्णय लेने का तरीका रहेगा, और जो उनके इंटरेस्ट रहेंगे, सबके क्या है, डिफरेंट। तो क्या ऐसी स्थिति में इन सारे 164 मेंबर्स में सहमति लाना पॉसिबल है? बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। इस वजह से आप देखोगे 1994 से लेकर 2024 तक बहुत ही लिमिटेड एग्रीमेंट्स हैं जहां पर WTO के अंदर साइन हुआ है। बाकी सारे क्या है, अभी भी बातचीत चल रही है। उदाहरण के लिए याद कीजिए, हमने बात किया दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, 2001 से ये राउंड चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, 2024, यानी कि 23 साल हो गए, लेकिन ये एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ। तो ये साइन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। व्यापार को जो लिबरलाइज करना है, उदारीकरण करना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा फेलियर है WTO का। कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क, सहमति से जो निर्णय लिया जाता है, सर्वसहमति से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टॉक होल्डिंग का। हमने पढ़ लिया कि 10% एग्रीमेंट के तहत क्या है, ये एक एग्रीमेंट पर रोक लगाई गई है कि 10% से ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। इसकी वजह से जो गरीब देश हैं, मान लो जैसे भारत है, भारत में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने कोविड के समय खाना, राइस और व्हीट प्रोवाइड की। अब इतने गरीब लोग थे जिनको खाना प्रोवाइड किया गया। यदि ये 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता PDS के अंदर, तो क्या होता, ये भूखे रह जाते, भारत की भूखमरी बढ़ जाती, और इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आती। तो क्या महत्वपूर्ण है, एक WTO का अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है, या भारत के जो गरीब लोग हैं उनकी चिंतन ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो हमेशा आप देखोगे WTO का एग्रीमेंट जो है वो भारत के गरीब लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसे ही अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहा है। ये अपने एग्रीमेंट के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। अगली हम बात करते हैं, जो हम ऑलरेडी बात किए, नए मुद्दों को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, जैसे कि लेबर स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जो डेवलप्ड देश इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं ताकि उनका व्यापार तो बढ़ जाए, लेकिन उनमें कोई भी चीज इंपोर्ट ना की जा सके। यह भी एक मुद्दा है जो बहुत ही कंसर्न है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्धिक संपत्ति से रिलेटेड एग्रीमेंट, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो, जैसे कि मान लो, अब हम बात करते हैं HIV एड्स की। HIV एड्स के लिए एक ट्रीटमेंट चलता है जिसे हम कहते हैं ARTS फ्रेमवर्क, एंटी रेट्रोवियल ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट चलता है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है। अब इसके कारण बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया, रिसर्च किया है, बहुत ही सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां किए हैं, इसके रिसर्च में स्पेंड किए हैं, और इसी वजह से आप देखोगे इन्होंने ड्रग्स बनाए हैं जो इस थेरेपी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अब वो इस ड्रग का जो पैसा चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। क्या इतना ज्यादा पैसा गरीब लोग अफोर्ड कर सकते हैं? सब अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उत्तरी क्षेत्र में, सहारा के नीचे, वहां में बहुत ज्यादा गरीबी है, वहां पर एड्स बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो क्या इतने गरीब पेशेंट जो है अफोर्ड कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट को? नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये ड्रग्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो यहां पर WTO ने किसको फेवर किया? जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उनके इंटरेस्ट को ज्यादा फेवर किया इन कंपैरिजन टू गरीब लोगों का ड्रग का एक्सेस करने के लिए। इस वजह से यह कहा जाता है कि ये जो है कंपनी, ये क्या कर रहा है, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट की वजह से ये बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को ज्यादा फेवर कर रहा है कंपेयर टू पुअर पीपल, गरीब लोगों से ज्यादा ये इनको फेवर कर रहा है। बात समझ में आई? बौद्धिक संपत्ति की जब आप किसी को अधिकार दे देते हो और उसके उस अधिकार के तहत
आप जब गरीब लोगों का भी अधिकार का ध्यान नहीं देते, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं जैसे कि राइट टू लिव, एक जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ तरीके से एक सही उपचार मिले उसका अधिकार का आप हनन करते हो। ये बहुत बड़ा जो अपराध है ये WTO के लिए अलेज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं, नुकसान में रहती हैं। जैसे कि हमने बात किया बहुत सारे मुद्दे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, जहां पर विकासशील देश उनको मैच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज इस पूरे नेगोशिएशन से फायदे में रहते हैं। इसके बाद यह कहा जाता है कि कोई भी जब एग्रीमेंट होता है, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ उसमें पारदर्शिता नहीं है। यदि किसी देश ने ऑब्जेक्ट किया और WTO उसका कैसे रिएक्ट करता है, इसके पूरी की पूरी फंक्शनिंग के लिए एक पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन में वो हेल्प हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो WTO का अपीलेट मैकेनिज्म है, देखा है हमने, यदि मान लीजिए दो देश हैं, इंडिया है और अमेरिका है, दोनों देशों के बीच में मुद्दा हुआ तो ये कहां जाते हैं WTO के पास। WTO क्या करता है, एक आर्बिट्री मैकेनिज्म बनाता है और इस आर्बिट्रेशन के बाद क्या होता है, अपील मैकेनिज्म होता है। यह हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो यह अपील मैकेनिज्म अभी तक ब्लॉक है क्योंकि कोई भी नया मेंबर US एम्प्लॉय नहीं करने दे रहा है। तो 2 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी भी ये पूरा का पूरा अपील चैम्बर में कोई भी नया मेंबर अपॉइंट नहीं हुआ है। और मेंबर अपॉइंट होने की वजह से दो देशों के बीच में यदि कोई मुद्दे उठ रहे हैं तो आज की डेट में वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं WTO में। ये बड़ी समस्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि कोई समस्याएं हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो देश क्या हो रहा है, व्यापार से दूर जा रहे हैं। तो द वेरी फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO इज इन जेopardy। जिस प्रिंसिपल से वो बनाया गया था आज उसी का हनन किया जा रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि US जो कंट्री है वो ब्लॉक कर दे रहा है इस मैकेनिज्म को। ठीक है, तो ये जो थी बात ये WTO से रिलेटेड थी। अब WTO का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जितने अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि यदि हम साउथ एशिया से पहले बात करें तो सार्क एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। एशिया में ही जाएं तो एशियान है। भारत अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे नए नए मेंबर्स बना है, का ग्रुप में बना है, जैसे कि क्वाड है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, क्यों उनका गठन हुआ, भारत का क्या रोल है, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हम कवर आउट करेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक है, जैसे कि हमने भूगोल को खत्म किया, भारत की ज्योग्राफी को खत्म किया, तो वो लंबा जरूर जा रहा है, लेकिन आप समझिए कि किस डिटेल में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। इतना डिटेल यदि आप देखोगे पुराने पेपर्स को उठा के तो आपसे सारे के सारे मेंस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो प्रीलिम्स के नहीं बनेंगे वो इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि अभी प्रीलिम स्पेसिफिक क्लास जब हम करेंगे तो और ज्यादा कुछ फैक्चुअल चीजों में फोकस करेंगे जो आता है। तो हम बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से कवर आउट कर रहे हैं और कुछ और चीजों में मैं एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहा हूं। जैसे कि अभी जो नॉर्मल सी बात करते हैं हम, एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि आप ऑफलाइन क्लास जाते हो क्योंकि वहां पर एक पूरा का पूरा एक कंपाउंड मिलता है जहां पर आप कुछ फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हो। ये फ्रेंड्स के साथ आप क्या करते हो, बातचीत करते हो, पढ़ाई का डिस्कशन करते हो। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है ऑनलाइन क्लास की कि आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते और इसी की वजह से कभी भी आपको कोई डिस्कशन करना हुआ तो आप नहीं कर पाते। इसके लिए मैं कुछ इनपुट चाह रहा हूं आप लोगों से, कैसे हम इसको और ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं कि ये इंटरैक्शन मेरे से लेकर आप लोगों तक हो और साथ ही साथ जितने भी लोग मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ये आपस में भी इंटरैक्ट कर सकें। तो 2 लेवल का इंटरैक्शन मेरा एम है कि आगे हमारा बढ़े। इन इंटरैक्शन से क्या होगा, जितने भी डाउट्स होंगे जो कई बार मैं रीचेबल नहीं रहता हूं तो आप मुझसे नहीं पूछ पा रहे हैं तो आपस में पूछ ले, और नहीं तो मेरे से भी पूछ सके। ऐसा कुछ इंटरैक्शन लेवल का मैं चाह रहा हूं।
अभी के लिए मेरे पास आइडिया है कि एक टेलीग्राम का ग्रुप हम डिसाइड कर सकते हैं जहां पर हम रेगुलर बेसिस में पोस्ट कर सकते हैं। अब इस टेलीग्राम के ग्रुप में हम ओपन आउट कर सकते हैं कि आपको जो भी डाउट है आप पूछिए, जितने मेंबर्स हैं वो रिप्लाई करें उसका, और यदि मेरे पास मैं कुछ रिप्लाई करना चाहूं, कुछ उसमें इनपुट्स ऐड करना चाहूं तो वो भी मैं करूं। अभी जो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूं, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए बट ग्रुप में प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे नोटोरियस एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं जो कुछ गलत चीजें भी पोस्ट करते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। तो इसको कंट्रोल कैसे करा जाए, इसके लिए आप भी कुछ सजेशन दीजिएगा, और कैसे हम आगे इस ग्रुप को और कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, या कोई और इंटरैक्टिव तरीका है जो हम एक्चुअली साथ मिलकर ग्रो कर सके, इसको सजेस्ट करेंगे तो हम उस पर काम करेंगे। आज शाम को मैं एक और वीडियो इसी का पेपर 7 का जो ऑर्गेनाइजेशंस वाला बताया हूं उसको स्टार्ट करेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली अभी हो सकता है कि कुछ समय क्लासेस का शेड्यूल मैं अभी आपको अपडेट करूंगा, बिकॉज अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं इस वीक में। लेटर ऑन अपडेट करके आई विल लेट यू नो कि क्लासेस हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।